आज ये राइटर हमें ये सिखाने वाला है कि जब फेलियर्स आएँ, जब ड्रीम्स ख़त्म होते हुए नज़र आएँ, जब होप उम्मीद का चाँद डार्कनेस में कहीं छुप जाए, जब अपने पराए आपको फेलियर समझें तब क्या करना है। तो ये राइटर कहता है तब ऐसा है कि फेलियर से सीख कर ख़ुद को इम्प्रूव करते जाना है। मेहनत और लगन का साथ हर नाउम्मीदी में पकड़े रहना है। अगर कोई आपको कहे कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है ना, तो उसी काम को चैलेंज समझकर अच्छे से करना है, साबित करना है ख़ुद को। तो इस राइटर ने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही किया था। मज़ीद इसकी ज़िंदगी में क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। 3 जुलाई 1883 में पैदा होने वाला ये राइटर एक नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। 20वीं सेंचुरी के लिटरेचर में इस राइटर ने अपना एक अलग मुकाम बनाया था। फैमिली में अगर देखा जाए तो ये एक यहूदी के घर में पैदा हुआ। ये फैमिली जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। इसका फादर हरमन एक मर्चेंट था। फ्रांस की माँ का नाम जूली था। फ्रांस के फादर ने सबसे पहले सेल्समैन की जॉब की। इसके बाद ये आर्मी का हिस्सा बने। वक्त गुजरता है तो फ्रांस का फादर अपनी शॉप खोलकर अपना बिजनेस ग्रो करता जाता है। तो हाँ, फ्रांस के फादर की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मुसीबतें आई। जब फ्रांस बड़ा हुआ और ये लिखने लगा तो इसके फादर इसकी राइटिंग करियर के अगेंस्ट थे। फ्रांस हमेशा से ये चाहता था कि इसका फादर इसे अप्रिशिएट करे, मगर ऐसा कुछ इसके फादर ने नहीं किया। इसके फादर ने हमेशा फ्रांस के राइटिंग करियर को डिग्रेड किए रखा। लेकिन फ्रांस ने ख़ुद को साबित करने की कोशिश की। एजुकेशन में देखा जाए तो 1901 में इसने स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट किया। फिर इसके बाद केमिस्ट्री में इसका इंटरेस्ट बढ़ा, मगर यही इंटरेस्ट इसका लॉ की तरफ चल पड़ा। 1906 में इसने यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में लॉ में डॉक्टरेट को कंप्लीट किया। इसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए काम करते रहे। दिन को इन कंपनीज़ के लिए काम करता और रात को ये अपने ड्रीम जो इसकी जॉब थी, जो राइटिंग करियर था, उसके लिए काम करता। तो ख्वाब ऐसे नहीं बनते, ड्रीम ऐसे नहीं आप अचीव कर सकते। उनके लिए काम करना पड़ता है, उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे फ्रांस कर रहे थे। राइटिंग स्टाइल में अगर इस पर बात की जाए तो इसके वर्क्स रियलिज़म और फैंटेसी के मिक्सर थे। दोनों एलिमेंट इसके वर्क्स में अक्सर मिलते थे। इसके वर्क्स में मेन कैरेक्टर यानी हीरोज़ ज़िंदगी में अकेले होते थे। इसका हीरो गरीब होता और अक्सर बड़ी पावर्स का सामना करता दिखता है। यहाँ पर एक बात मेंशन करने की है, क्योंकि ना तो फ्रांस के फादर इसको सपोर्ट करते थे और ना ही इसकी मदर फ्रांस को सपोर्ट करती थी। तो फ्रांस के लिटरेरी करियर में इसका एक दोस्त मैक्स ब्रॉड था। इसने फ्रांस की मुकम्मल सपोर्ट की और हर दुख सुख में इसका साथ दिया। अगर ये कहा जाए कि लोग अगर इस राइटर फ्रांस को जानते हैं तो ये मैक्स ब्रॉड की वजह से जानते हैं। खैर, इसके अलावा अगर राइटिंग स्टाइल में मज़ीद बात की जाए तो इसका एक स्टाइल ख़ास किस्म का स्टाइल था जिसको कफ़काएस्क स्टाइल कहते हैं। ये एलिमेंट जिस स्टोरी में होता ना, उसमें ना ब्यूरोक्रेसी की गैर ज़रूरी और इलीगल एक्सपीरियंसेस नज़र आते देखने को मिलते हैं। और इसके वर्क्स में प्रेजेंट डे की ब्यूरोक्रेसी के असल चेहरे को ना देखा जा सकता है। ये ख़ुद एक क्लर्क रहे हैं, तो इसके वर्क्स में अक्सर स्टोरीज़ जो थी ना वो ऑफिस वगैरह से शुरू होती थी और उनसे रिलेटेड थी। मेजर वर्क्स में देखा जाए तो अपनी लाइफ में ये इतने पॉपुलर नहीं थे, मगर इसके मरने के बाद जो पॉपुलैरिटी इसे मिली ना, वो शायद जॉन कीट्स के बाद ही यही राइटर हैं जिन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मरने के बाद मिली। जो इसने ये वर्क्स लिखे, ये लिस्ट आपको दी जा रही है, आप देख सकते हैं। मेजर अवार्ड्स, फ्रांस को अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास अवार्ड नहीं मिला, मगर 2001 में कफ़का सोसाइटी ने राइटर्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक अवार्ड जारी किया जिसका नाम द फ्रांस कफ़का प्राइज़ था। जी हाँ, ये वो राइटर थे जब ये मर रहे थे तो अपने आखिरी दिनों में ये अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को बुलाते हैं और कहते हैं कि दोस्त सुनो, ये जो वर्क्स है ना, ये उठा के ले जाओ और सीधा जाके आग लगा दो। अब मैं थक चुका हूँ, मैं हार मान चुका हूँ। मैंने जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी स्ट्रगल्स किए हैं, उनको ये दुनिया अप्रिशिएट नहीं कर रही और अब मैं थक हार के मैं जा रहा हूँ और तुमने क्या करना है, इन सारे वर्क्स को आग लगा देनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स ब्रॉड उन सारे वर्क्स को उठाता है,
और राइटर्स के इस फ्रेंड्स के मरने के बाद वो सारे के सारे वर्क्स पब्लिश कराता है और रातों रात ये राइटर दुनिया के सामने एक अलग किस्म का राइटर बनकर उभरता है और इतना बड़ा राइटर बनता है कि कुछ राइटर्स जैसे WH जो हैं वो दांते ऑफ द 20th सेंचुरी का टाइटल फ्रांज काफ्का को देते हैं। इंस्पिरेशंस में ये कुछ राइटर्स दिए गए हैं और मेजर थीम्स में देखा जाए तो इनके सारे थीम्स के बिहाइंड ना एक ख़ास रीज़न था। वो ख़ास रीज़न इसके फादर थे। अपने फादर के बिहेवियर ने इसे इन जैसे थीम्स पर और बाकी सोसाइटी के बिहेवियर ने इन जैसे थीम्स पर लिखने पर मजबूर किया। जैसे होपलेसनेस ये एक थीम था, फियर ऑफ रिजेक्शंस ये इसका थीम था, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अफेक्शन, फादर एंड सन रिलेशंस, इस पर इसने अपने मेजर वर्क्स को लिखा। और जिस एज में ये वर्क्स लिख रहे थे उस एज के ये पॉपुलर राइटर हैं। रीज़न ऑफ डेथ में फ्रांस की मौत लंग्स की टीबी से होती है। ये बीमारी इन्हें 1917 में हुई थी। अभी सपने देखने बाकी थे, अभी साबित करना था अपनों को, मगर इसे शायद नहीं पता था कि जो वर्क्स ये लिख कर जा रहा है, जो वर्क्स ये छोड़ कर जा रहा है, वो दुनिया में इसकी पहचान बनने वाले हैं। आखिरकार ये राइटर 40 की एज में ऑस्ट्रिया में मर जाता है और इन्हें न्यू जीविश सेमेट्री प्राग में दफन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बायोग्राफी आपको पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा और इंग्लिश और अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।